आवाज़ बैंड टूटा क्यों जब इतना प्यार मिल रहा था? हर कोई अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है। कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे हारून के साथ और आपके कि यार वापस रीयूनाइट हो जाओ। मेरी हारून दोनों की ख्वाहिश थी बैक 4-5 ईयर्स अगो कि हम रीयूनियन करेंगे। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाएं चली जाएं ना आएँ, ये हम में से ही हैं। इनमें से भी ज़्यादातर 2 नंबर और करप्ट लोग ही हैं। कई बार ऐसे होता था मैं बीच में बैठा हूँ, इधर अब्रार है इधर जवाद है, हम लैंड किए बर्मिंघम में या लंदन में या मैनचेस्टर में, और उन दोनों की झड़प शुरू हो जाती थी। कोक स्टूडियो और रुहेल हयात ने भी प्रोड्यूस किया, स्ट्रिंग्स ने भी किया, जुल्फी अब कर रहे हैं। आपके ख्याल में किसने कोक स्टूडियो का जो अब वो ब्रांड बन गया, किसने सबसे बेहतर जस्टिफाई किया? कभी ऐसा हुआ कि आपको नून लीग ने भी ऑफर की कि यार ये गाना बना दें, पीटीआई ने नून भी, लीग पीपल्स वाले पार्टी ने? अल्हम्दुलिल्लाह म्यूज़िक की तरफ नहीं आते। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जिस तरह से हम जियो पॉडकास्ट में मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आपके सामने लाते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ आप तक पहुंचाते हैं, ख़ुद भी सीखने की कोशिश करते हैं, उनसे आपकी भी मुलाकात कराते हैं। आज की जो शख्सियत हैं उनके बारे में मैं एक बहुत अच्छा खासा लंबा इंट्रो दे सकता हूँ, लेकिन 90s के जो बच्चे हैं, 90s की जो जनरेशन है, 92, 95 में एक बैंड आता है, गाने गाता है जिसमें तू मेरे लिए जादू का चिराग है, मैं ना मानूं हार और मिस्टर फ्रॉडिये और पता नहीं कौन कौन से गाने आते हैं। सब फ़ैन हो जाते हैं। उसके बाद कुछ साल बाद 2000 आता है, 2000 में वो बैंड टूट जाता है। और जब वो बैंड टूटता है तो एक म्यूजिशियन इधर, एक म्यूजिशियन इधर चला जाता है। इसी तरह उसकी फ़ैन फॉलोइंग एक म्यूजिशियन की इधर चली जाती है, एक म्यूजिशियन की इधर चली जाती है। मेरे साथ जो आज मौजूद हैं, मैं उस फ़ैन फॉलोइंग का हिस्सा था। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वोकलिस्ट भी हैं, कीबोर्डिस्ट भी हैं, कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, और 90s की जनरेशन उनको ऐसे याद करती है और आज भी वो कमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने छोड़ दिया लेकिन उनका म्यूज़िक कम हो गया, लेकिन हमें अंदाज़ा दिलाना मुश्किल हो जाएगा आज की जनरेशन को कि कितना प्यार करते थे हम और आज भी इनसे प्यार है। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि आज मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाखिर महमूद। कैसे हैं आप फ़ाखिर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर सच अ लवली इंट्रो। कैसे बहुत आप? शुक्रिया मुबशर। फ़ाखिर भाई, सबसे पहले तो क्या चल रहा है? 90s की जनरेशन वाले जो जो आपको देख रहे होंगे, वैसे तो आप टीवी पे नज़र आते रहते हैं, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ? कहाँ हैं आजकल आप, क्या कर रहे हैं सबसे पहले, और कहाँ कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं आपके, कहाँ परफॉर्मेंसेस हो रही हैं? लोग जानना चाहते हैं। यार सब कुछ वैसे ही चलता है, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। एंड लेकिन मैं वो सोशल मीडिया के मामले में थोड़ा सा फारिग हूँ, तो इतना वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह में शौक़ भी नहीं है, करता भी नहीं हूँ। करना चाहिए, लेकिन हाँ बस ठीक है, एक बैक सीट लेके थोड़ा आराम आराम से चलता जाता है। तो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड कंटेंट विद दैट। अब इतना ज़्यादा शोर वगैरह करने की एनर्जी तो बहुत है, लेकिन दिल नहीं करता। बस दिल करता है कि बैक सीट पे रहें, थोड़ा आराम से काम करते रहें। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है कि म्यूज़िक काफ़ी कम मैंने प्रोड्यूस किया है पिछले कुछ अरसे में। एंड ये नहीं कि मैंने बनाया नहीं है, ये नहीं कि मैंने कंपोज़ नहीं किया, मैंने कंपोज़ करता रहता हूँ। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर वक्त वो चलता रहता है। म्यूज़िक मैं प्रोड्यूस बनाता भी रहता हूँ, लेकिन रिलीज़ नहीं कर पाता। तो अब वो लगता है थोड़ी हिम्मत, थोड़ी एनर्जी जमा करनी पड़ेगी ताकि, और ये फैंस का आपसे शिकवा भी है कि कुछ अब रिलीज़ किया जाए। और आपकी इतनी मोहब्बत का मुझे पता है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि मुबशर से और इनके वालिद डॉक्टर खालिद साहब से मुलाकात मेरी हुई जब मैं हज करने गया हुआ था, जब मुबशर बहुत छोटे बच्चे थे। तो दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक, अर्ली 2000s, एंड मदीना में मुलाकात हुई। एंड देन हिज डैड इज़ सच अ स्वीट मैन, अल्लाह उनको बहुत सेहत दे, खुश रहें वो फिर मुझे उन्होंने कहा कि घर चलें हमारे, एंड मैं फिर चला भी गया उनके साथ। ही वाज सो स्वीट, इतनी अच्छी वाइब थी कि फिर मैं घर भी गया, पूरी फैमिली से भी मिला। एंड उसके बाद फिर मैंने कई साल के बाद देखा तो मुबशर बन चुके थे। मैं उस मोमेंट को इस तरह याद करता हूँ, इसके बाद हम आपके म्यूज़िक पे भी बात करते हैं। अब्बू ने मुझे कहा कि इंटरकॉम पे कि कोई गेस्ट आया, नीचे आ जाओ। और मैं जब नीचे गया, मैं दरवाज़ा खोला, अब्बू ने कहा ये कौन है? मैंने कहा अब्बू
अब ये तो फाखिर और जो उस दौर में इंडस म्यूजिक द म्यूजिक पे हम सुनते थे और एकदम मेरे सामने आए और फाखिर भाई आपसे बड़ा प्यार करते हैं लोग और आज भी वो प्यार करते हैं। आंखें बंद करके वो जब फ्लैशबैक आता है 92 93 आवाज़ बैंड, आपका जो म्यूजिक आ रहा है हिट हो रहा है, जादू का चिराग, मैं ना मानू हार, मिस्टर फ्रॉड, ये ज़बरदस्त, उसकी एक अलग किस्म की फ़ैन फॉलोइंग थी। फिर सबके जहन में ये सवाल आता है आवाज़ बैंड टूटा क्यों जब इतना प्यार मिल रहा था? यार बैंड्स के बनने और टूटने की हिस्ट्री आप कहीं पे जाके चैट जीपीटी में डालें तो आपको पता चल जाएगी। होता क्या है कि एम्बिशंस जो हैं आपके वो फ़र्क हो जाते हैं, हर एक के अपने पर्सनल एम्बिशंस आ जाते हैं एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। हर कोई अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है और हो सकता है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस भी कुछ अरसे के बाद सर उठाना शुरू कर देते हैं, तो वो भी होता है। मेरे ख्याल में तो ये कुछ अवामिल होंगे जिसकी वजह से फिर हारून से बात होती है आपकी? ऑफ कोर्स बात होती है। अच्छा। हाँ हाँ, और फिर पीपल स्टार्ट ग्रोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो वो एक चीज़ चलती है, लोगों के इंटरेस्ट फ़र्क हो जाते हैं, लोग अपनी डिफरेंट पेस पे काम करना चाहते हैं। शुरू में आप बड़े इंथुजियास्टिक होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जब वो बड़ा ऊपर चला जाता है, सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप और चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो चली जाती है। तो इट्स अ वेरी नेचुरल एवोल्यूशन आर्टिस्ट का भी, इंसानों का भी, कि एक कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या बैंड बनाते हैं, फिर क्रिएटिवली फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में वो जाना शुरू हो जाते हैं और इसमें कोई मजाका नहीं है, तो कोई बुरी बात नहीं है। कभी रीयूनियन का सोचा, कभी बात हुई? सोचा था कोविड के से पहले और वी वर डिस्क्लोज, लेकिन फिर कोविड आ गया, फिर वो सारे प्लान्स आगे पीछे हो गए। फास्ट फॉरवर्ड 2000 आता है, 2000 आता है और आप इंडिया जाते हैं, बल्कि इंडिया की भी बड़ी आपके पास मेमोरीज होंगी। मच लेटर, दैट वाज मिड 2000s। सही। तो मंत्रा आपकी एक एल्बम आती है, उससे पहले आपकी आतिश एल्बम आई, आपने वो दिल ना लगे पाकिस्तान का नेशनल सॉन्ग गाया। वो अचानक फिर वो एक ऐसा सरप्राइज था कि लोग आहिस्ता आहिस्ता, हमारे यहाँ यही होता है ना, मेमोरी फेड आउट होने लगती थी, हाँ यार एक बैंड था, ख़त्म हो गया होगा। वो फिर एकदम आया और फिर आपने ऐसा पलट के वार किया और ऐसे आए कि छा गए, आतिश आई, फिर मंत्रा। वो एक्सपीरियंस कैसे याद करते हैं? अच्छा था यार, वो होता ये व्हेन यू यंगर, यू हैव मोर एनर्जी, यू हैव मोर विगर, यू मोर एक्साइटेड। एंड एक चीज़ आपने, जैसे क्रिकेटर्स को देख लें, किसी को भी देख लें, किसी भी फील्ड में, तो आप एक धुन आप में सवार होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लाइफ के साथ साथ आप सेटल होने लगते हैं, स्टेबल होने लगते हैं मेंटली भी, हर लिहाज से, तो फिर उसके बाद आप थोड़े फिर ठहराव आ जाता है, फिर वो वाला जोश, वो वाला जज्बा, वो वाली एक एनर्जी और जेस्ट और विगर जो है वो फिर थोड़ी सी पीछे हटने लग जाती है। तो यही मैं कहूँगा, ग्रेट मेमोरीज, सम ग्रेट म्यूज़िक। एंड मंत्रा से रिलेटेड बहुत से गाने हैं, माही वे, उसकी एक अलग ही वीडियो थी, म्यूज़िक वीडियो, आमना हक थी उसमें आपकी भी बड़ी कमाल स्टाइलिंग। फिर तौबा है में आपने डांस भी किया, म्यूज़िक भी बड़ी ज़बरदस्त था। और फिर वो दिलरुबा आपने कहाँ शूट किया था? स्पेन में। अच्छा, दिलरुबा कहाँ शूट हुआ और उसका एक्सपीरियंस, उसका आइडिया, और बिल्कुल वो बड़ा बिगनर लेवल पे था। यानी उस वक्त पाकिस्तान का म्यूज़िक सुना जाता था, लेकिन म्यूज़िक वीडियो स्पेन जाके शूट होना या कहीं बाहर के मुल्क में बड़ा रेयर होता था। यार वो हर कहानी के पीछे कई और कहानियाँ भी होती हैं। दिलरुबा, माहीवे और तौबा है तौबा। ओके, दिलरुबा मैं किसी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के 6 जिंगल्स पे काम कर रहा था। जिंगल्स होते हैं जो कि इश्तिहारी फिल्म का म्यूज़िक जो होता है, ऐड के पीछे जो गाना चलता है, वो मैं 6 कर रहा था। तो जब वो जिंगल्स मैं बना रहा था तो बीच में जो डायरेक्टर थे मेरे, आसिम रज़ा, वो और उस ज़माने में जो कंट्री डायरेक्टर थे उस कंपनी के, वो दोनों स्टूडियो में मेरे पास आए कि हम सुनना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने इनको सुनाया कि मैं ये कर रहा हूँ और ये आपका जिंगल्स जो है, इनकी प्रोग्रेस ये है। मैंने कुछ थोड़े थोड़े प्ले किए उनके लिए। फिर कहते हैं कि और क्या चल रहा है म्यूज़िक में। मैंने बताया यार कि मैं अपनी नई एल्बम पे काम कर रहा हूँ। आवाज़ टूट चुका था, हारून की एक एल्बम आ चुकी थी पहली, और अब मैं अपनी एल्बम पे काम कर रहा था। तो कहते हैं सुनाओ कुछ। तो मैंने इनको फिर एक गाना सुनाया जो मेरा, जिस पे मैं काम कर रहा था, तुम के केरो मुचो दिल की बातें करके, वो वाला गाना। तो उसमें चूँकि एक स्पेनिश साउथ अमेरिकन एक गिटारिस्ट मुझे मिले थे जिनको मैंने इसमें इस्तेमाल किया था। उन्होंने पूरी फ्लामेंको गिटार पूरा ट्रैक में प्ले की थी और वोकल भी किया था। और उसमें जो पीछे लोग हैं वो भी वो इंस्ट्रूमेंट बजा नहीं, ये ऑडियो की बात अभी हो रही है। तो
फिर क्या हुआ कि मैंने गौर सुनाया तो कहते हैं हाँ वो वाह नाइस दिस दैट इधर। तो अगले दिन मुझे आसिम की कॉल आई कि वो जो शैम्पू कंपनी का जो ब्रांड मैनेजर हैं वो कह रहे हैं कि व्हाट इफ़ वी शूट द वीडियो फॉर दिस सॉन्ग, और ये चूँकि स्पेनिश है इसके अंदर, हम अगर इसको स्पेन में शूट करें। मैंने कहा हाँ नेकी और पूछ और ना सिर्फ वो करें बल्कि तुम्हें पैसे भी दें, और स्पेन जाएंगे सारे, तुम प्रॉपर वीडियो शूट करेंगे, फिल्म पे शूट करेंगे, एंड फिर उसके बाद ख़बरनामे से पहले पीटीवी पे 1 महीने का एयर टाइम भी लेंगे, उसमें हम इसकी ब्रांडिंग समेत चलाएंगे। 1 महीने के बाद हम तुम्हें पूरी फुटेज दे देंगे, तुम वो एडिट आउट करके तो बाकी म्यूज़िक चैनल्स के ऊपर चला सकते हो। मैंने कहा ये तो जैकपॉट है भाई। तो आसिम हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड, उसने उससे पहले हमारे मिस्टर फ्रॉडिये विद साकिब मलिक एंड विद और अलग से उसने हमारे और वीडियो शूट किए थे, जादू का चिराग, मैना मानुहार में भी साकिब था उसके साथ। तो वो काफ़ी हमारे वीडियोस वो कर चुके थे पहले। तो खैर वाज अ ग्रेट डील, मैंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली। फिर उसके बाद मैंने गाना कंप्लीट किया, हम लोग सारे स्पेन गए, वहाँ पे जाके हमने बार्सिलोना में हमने आमना शफात उनका नाम था, उस ज़माने में वो कैथरीन ज़ीटा जोन्स से उनकी बड़ी शक्ल मिलती थी। वहाँ पे हमने शूट किया, उन लोगों ने कोई अपने एड्स भी शूट किए वहाँ पे, और वो वीडियो शूट करने के बाद चला, और फिर रेस्ट एज दिस इज़ हिस्ट्री। तो वो तो कहानी थी दिलरुबा की। माहीवे, फिर माहीवे ये था कि माहीवे में मैं कुछ अलग से करना चाह रहा था। अब इसके अंदर भी एक अजीब कहानी है। माहीवे की जो ट्यून है वो माहीवे गाने की ट्यून नहीं थी। सीमा ताहिर इंटरफ्लो के जो हैं उन्होंने मेरे साथ एक ऐड किया था, उन्होंने कहा जिंगल भी तुम बनाओ, तो मैंने जिंगल बना दिया। जिंगल जो मैंने बनाया वो ट्यून थी एवरीडे तेरी याद आती है रे। उन्होंने कहा ये क्या है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई जिंगल दो जो प्रॉपर कोई जो भी। मैंने कहा ओके, मैंने कुछ और रिवायती सा कुछ बना दिया, वो चल गया उनके। फिर उसके कुछ अरसे के बाद मैं एल्बम पे काम कर रहा था, मैंने सोचा यार वो मेलोडी बड़ी अच्छी थी, एवरीडे के लिए जो बनाई थी और रिजेक्ट हो गई थी। उस मेलोडी को मैंने माहीवे तेरी याद आती है रे, नदीम असद ने इसके लिरिक्स लिखे। उससे पहले नदीम असद मेरे एक और गाने के लिरिक्स लिख चुके थे, तेरे बिना दिल ना लगे के। तो वो काफ़ी मकबूल हुआ था। फिर ये वाला गाना ये भी बाद में बड़ा अच्छा गया। तो नदीम ने इसके भी लिरिक्स लिखे। फिर इसको मैंने शूट करना था और आसिम रज़ा को मैंने पैर पड़ गया उसके कि आसिम इसकी वीडियो बना दे। तो उस ज़माने में फिर इसका कोरियोग्राफर और जो 2 लड़कियां जो परफॉर्म कर रही हैं, ये तीनों लोग बॉम्बे से आए थे। अच्छा, उनका वीज़ा वगैरह हम लोगों ने करवाया था, एंड कोरियोग्राफर एंड ये दोनों यहाँ पे आए थे। आमना हक लाहौर से आई थी, और हमने यहाँ पे कौन सा है, कराची गोयन इंस्टीट्यूट है, कौन सा है यहाँ कराची पारसी इंस्टीट्यूट है, आई डोंट नो, वहाँ पे हमने वो हॉल उसका वो रेंट किया, वो पूरा वहाँ पे हमने शूट किया और आसिम ने किया। एंड फिर ये माहीवे बन गया। और माहीवे का म्यूज़िक मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था, तो मैंने सोचा सालसा मरेंगे अच्छा जाएगा। तो फिर देन आई वेंचर इनटू दैट काइंड ऑफ बीट, और ऐसे मैंने वो किया। तो ये हो गया जी आपका माहीवे। और कौन सा तौबा है? तौबा है का मैंने बॉम्बे में शूट किया था वीडियो, और वो इतना मज़े का मुझे नहीं लगा, तो मैंने क्या किया कि वो मैंने कर दिया डिस्कार्ड, क्योंकि उस ज़माने में यार लाउबाली तबीयत भी थी और पैसे भी बहुत थे। तो उस ज़माने में वीडियोस पे पैसे बहुत लगाते थे हम लोग, मिलियंस लगाते थे, जबकि डॉलर सिर्फ 60 रुपए का था और हम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगाते थे। मैं नहीं, सब लोग, और रेवेन्यू वापस आ जाता था, प्रॉफिट आ जाता था। टीवी चैनल्स थे, सबकी आपस में रेस लगी होती थी कि हम प्रीमियर करेंगे, हम एक्सक्लूसिव लेंगे, ये वो, तो रेवेन्यू आ जाता था। हालात भी बहुत अच्छे थे, शोज़ भी बहुत थे, वो आजकल भी हैं। तो मैंने वो शूट वो उसको मैंने कैन कर दिया, यानी मैंने उसको शेल्फ कर दिया। फिर मैंने एक और डायरेक्टर एक लिया और एक सस्ता सा वीडियो बनाया, जिसमें एक छोटे से हॉल के अंदर वो उन्होंने फुल वाइट में वाइट करके, तो हमने एक वो भी फिल्म पे ही हमने किया खैर शूट, और वो बना दिया सिंपल सा वीडियो। अच्छा, मैं डांस मुझे नहीं करना आता, मुझे माहीवे में भी करवाया इन लोगों ने, मुझे इसमें भी करवाया, और वो रो पीट के मैंने थोड़ा गुजारा कर लिया। बट आई गॉट 2 लेफ्ट फीट, मैं बहुत कॉन्शियस भी हूँ और मुझे डांस आता भी नहीं है। सीख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं खैर, और ना मुझे कोई शौक़ है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली फिर एक वीडियो आती है, अब्दुल्ला कादवानी साहब एक आजकल 7 स्काई एंटरटेनमेंट माशाल्लाह उन्होंने बड़े अदाकारों को बड़े बड़े हिट ड्रामे दे रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। लेकिन अब्दुल्ला कादवानी वो दौर जिया ना जाए वीडियो आना इंडिया में शूट हुआ था। जी, वो भी इंडिया में। और अब्दुल्ला कादवानी साहब उसमें एक डिफरेंट स्टाइल में नज़र आए, आपने वो वीडियो, और उसमें जो सितार बजता है
वो उसकी पूरी कहानी बताएं। उसमें सिरोद भी है, उसमें सितार भी है उस गाने में। और कैसे आइडिया आया कि अब्दुल्ला कादवानी साहब को यार अब्दुल्ला इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, और माशाल्लाह वो बहुत टैलेंटेड भी है, पहले अपने एक्टिंग के रोल में भी और अब प्रोडक्शन के रोल में एक मेहनती आदमी है। तो बातों बातों में हमारी गपशप वगैरह चलती थी, तो कहता था यार कि तेरे वीडियो में मैं भी आऊँगा। और फिर मैंने आई मेड श्योर कि वो एक दोस्त के साथ जो बात हुई है वो फिर हो, एंड इट वाज सो काइंड, ही फ्लू ऑल द वे टू बॉम्बे। अच्छा। और फिर हमने वो उसको वीडियो को शूट किया, और अब्दुल्ला बहुत सजा उस वीडियो में, ही लुक सो गुड। हाँ, ही लुक सो एलिगेंट, बल्कि हमें चाहिए कि एक और हम वीडियो करें जिसमें अब्दुल्ला दोबारा हो, लेकिन अब्दुल्ला लुक्ड अमेजिंग इन दैट, एंड क्या वो कमाल। तो उनके बेटे बड़े अच्छी एक्टिंग कमाल, और उनके बेटे को भी मैंने एक वीडियो में कर चुका उनके साथ काम। अच्छा, हारून। हाँ, हारून को मैंने एक वीडियो में किया था। जो 2016 APS अटैक कब हुआ था? 2014 में हुआ था, 16 में हुआ था। तो APS अटैक के बाद उसकी याद में एक बनाया था गाना, उसमें हारून थे। जी बिल्कुल। तो अब्दुल्ला को हमने फिर इसमें किया, एंड अब्दुल्ला बहुत सजे इस वीडियो में, बहुत अच्छी, और वीडियो भी सजी उनकी वजह से, एंड या दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फाखर भाई, अभी अब इंडिया की भी बात करते हैं, मुंबई जाना, वहाँ। अच्छा, मैं बताता हूँ इंडिया क्यों था इन वीडियोस में, क्योंकि ये एल्बम की डील हुई थी मंत्रा की टी सीरीज से। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी फैसिलिटेट किया था, तो वहाँ पे काफ़ी काम हमने किया, जो कि उन लोगों का एक कोऑपरेशन था, तो इस वजह से काफ़ी काम वहाँ पे हुआ। अगरचे माही वे भी उसी गाने एल्बम का हिस्सा था, लेकिन माही वे को हमने कराची में किया था शूट। सही। अच्छा, अब इंडिया की भी बात करते हैं, कॉन्सर्ट, वहाँ की मेमोरीज, वहाँ पे किस किस से आपका इंटरेक्शन रहा, लेकिन इस दौरान कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे हारून के साथ, और आपके कि यार वापस रीयूनाइट हो जाओ, या एक कंपटीशन बढ़ गया, नहीं भाई तुमने वो महबूबा एल्बम निकाली है, मैं ये करूँगा, और किसी ने जोड़ने की कोशिश की, या नहीं भाई अपने रास्ते हैं, छा जाना है अलग अलग? यार रोकता वोकता कोई नहीं, लोग चस्के लेते हैं। लेकिन ये कि हाँ, हमने रीयूनियन की कोशिश की, लेकिन फिर कोविड आ गया था फ़ौरन, तो उसकी वजह से वो सारा प्लान डिस्टर्ब हो गया। नहीं, उस ज़माने में नहीं, काफ़ी साल के बाद जब ठंडक पड़ जाती है तो फिर इसके बाद ये लेकिन हाँ, जुनून की रीयूनियन को देख के कुछ लोगों ने हमें भी वो कहा, सर जुनून, स्ट्रिंग्स और आवाज़, यही हमारी मेमोरी है, और तो हमने कोशिश की, हम उम्मीद करें कि कभी we did have a few sessions, we had a few meetings, और हो जाना था वो। एक स्पॉन्सर ने काफ़ी सारा पैसा भी प्लच कर दिया था, एक बड़ा गाना हमारा रीडू भी होने वाला था, लेकिन फिर कोविड आ गया, और उसके बाद फिर हारून बिज़ी हो गए कोई अपनी किसी एनिमेशन वगैरह में। हो सकता है आगे चल के हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन मेरी हारून दोनों की ख्वाहिश थी बैक 4-5 years ago कि हम रीयूनियन करेंगे, और हो सकता है वो हो भी जाए, हो सकता है ना हो, सो वी डोंट नो। मैं पाक भारत कॉन्सर्ट्स पे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो आपने दौर देखा वो ताल्लुकात का पीक था। परवेज़ मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, आर्टिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उसका बिल्कुल उलट इस वक्त है कि यानी बिल्कुल ताल्लुकात। एक तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि ताल्लुकात बहाल होना कितना ज़रूरी है? एक मिनट, और मैं आपकी काटता हूँ, मैं भूल जाऊँगा, वरना उस ज़माने में मुश्किल नहीं था। जब मैं पहली बार गया हूँ तो it was 2004, और डायरेक्ट फ़्लाइट कोई नहीं थी, तो हम यहाँ से एमिरेट्स लेके दुबई गए, फिर दुबई से आ गए, फिर वापस इस तरह आना पड़ता था, जाना पड़ता था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा 1-2 साल के बाद PIA डायरेक्ट फ़्लाइट कराची दिल्ली, लाहौर दिल्ली, कराची बॉम्बे, जंबो जा रहा है, और ज़बरदस्त 737 भी जा रहा है, सब हर तरह की फ़्लाइट मिल रही थी। तो हमने ये ज़माना भी देखा है, और ज़ाहिर है रिलेशनशिप्स में थॉ होना चाहिए, ये झगड़े लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा हुआ। आप पॉलिटिक्स करें, लेकिन प्लीज़ अपने नेबरहुड के अंदर, ना पाकिस्तान को सूट करता है ना इंडिया को सूट करता है। आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते, हालात ठीक करें अपने लिए, अपने लोगों के लिए। सही। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ आपका कैसा रिश्ता था उस दौर में? तो रिश्ता तो मेरा कोई नहीं था, यानी इंटरेक्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा होता था, आपकी कुछ मेमोरीज भी हैं। चूँकि हमारी कभी हम चले जाते हैं ज़िया साहब की आइडियोलॉजी की तरफ, एक्सट्रीमिस्ट, फिर मुशर्रफ साहब आते हैं, वो कहते हैं यू टर्न लेते हैं कि एनलाइटेंड मॉडरेशन, तो बस हम लोग तो एक्सपेरिमेंट का ही शिकार रहते हैं हमेशा, कभी कोई कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो मुशर्रफ साहब ने आके किया तो हम लोगों को फ़ायदा हुआ, उसका चीज़ें खुलनी शुरू हुई, कॉन्सर्ट्स होने शुरू हुए। मैं एक रात में मैंने 7-7, 8-8 कॉन्सर्ट किए मैं एक शहर कराची में। 3-3, 4-4 बैंड्स चाहिए होते थे, लोकेशन 1 पे और लोकेशन 3 पे, लोकेशन फ़लानी पे बैंड नंबर 1 होगा, फिर लोकेशन 2, लोकेशन 4 पे एक और होगा, फिर वहाँ से जो करीब होगा, एक अरेबियन सी कंट्री क्लब में, एक इधर बीच लग्जरी में है, एक इधर है, एक उधर है। 7-7, 8-8 शोज़ मैंने किए हुए हैं।
रात को 8-9 बजे एक होता था, आखिरी सुबह 5 बजे अजानों के वक्त एक चल रहा होता था। तो ये हमने दिन देखे हैं एंड ग्रेट डेज। मुशर्रफ ने आके काफ़ी खोल दी थी चीज़ें ये वो। बस सिलसिला ऐसे चलना चाहिए था। अपने सामने ये सब कुछ ख़त्म होते हुए देखना, हमने ये बनते देखा है, ख़त्म होते देखा है। यकीन करें कि जब पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ डेवलपमेंट हो रही होती है, विद आवर एक्सपीरियंस एंड ऑल एनीवन हैज़ सीन, मेरी एज के जिन लोगों ने जो भी देखा इतने सालों से, हम स्कूल में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब ज़िया साहब का मार्शल लॉ आ गया था, तो हमने वो भी देखा है, हम क्लास 1-2 वगैरह। तो हम अभी जो हालात चल रहे होते हैं वो देख के हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये होगा, ये नहीं होगा, एंड यकीन करें 99% वो होता है। आपने तो वो दौर भी इट्स सो देखा, प्रेडिक्टेबल, इट्स सो अनप्रेडिक्टेबली प्रेडिक्टेबल। आपने तो वो दौर भी देखा है जब एहतसाब सॉन्ग बैन हुआ, आपका सॉन्ग भी हमारा मिस्टर फ्रॉडिये फॉर द रिकॉर्ड पहले आया था, एहतसाब बाद में आया था। पहला सोशो पॉलिटिकल गाना मिस्टर फ्रॉडिये था आवाज़ उसकी क्या स्टोरी थी, क्यों बनाया और फिर कैसे पता चला कि भाई बैन हो रहा है? यार हर ज़माने में प्रोपेगेंडा और चीज़ें चलती रहती हैं, तो उस ज़माने में भी हमें किसी ने वर्गला दिया था कि फ़लाना फ़लाना 10% है, तो इन लाइट हार्टेड वे कह रहा हूँ मैं। तो हमने गाने का नाम रखा था मिस्टर 10%। वाह जीवा तो किन्ना सेट हैं। फिर किसी ने अक्ल मत दी हमें कि यार ये क्या कर रहे हो, और हम थे बच्चे टाइप थे, डर गए, हमने कहा चेंज करो नाम। देन मेरी चूँकि उर्दू बेहतर थी तो मैं चूँकि इन चीज़ों पे काम कर रहा होता था, मैंने मिस्टर फ्रॉडिये का नाम उसको दिया, और साबिर ज़फ़र साहब के साथ बैठ के मैंने और हारून ने इसके लिरिक्स हमने फिर किए थे। फिर हमने इसका नाम मिस्टर फ्रॉडिये कर दिया। उसके बावजूद जब ये हमने रिलीज़ किया तो 10-15 दिन के बाद अनऑफिशियली जैसे कहा जाता है चैनल को हटा दो वहाँ से, तो बैन हो गया था। लेकिन फिर MTV पे फिर चल रहा था, लोकली वो नहीं चल रहा, लेकिन किस्मत कह लें 2-3 हफ्ते के बाद वो गवर्नमेंट ही ओवर टॉपल हो गई और फिर वो दोबारा चलना शुरू हो गया। तो बस ये पाकिस्तान में ऐसे चलती रहती हैं चीज़ें। तो उस ज़माने में हमने एक इनिशिएटिव ले तो लिया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, फिर हमने इसका नाम चेंज कर दिया, मिस्टर फ्रॉडिये कर दिया। चूँकि मेरी अगर बात करें तो मैं कंट्रोवर्सी में कोशिश करता हूँ ना पढ़ूँ, सही, स्पेशली पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन में, और इसीलिए मैंने हमेशा जो सियासी जो जलसे वलसे होते हैं उनके अंदर आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा, अनलेस के मुझे कोई प्रोफेशनली हायर करे, और अगर वो किसी सरकार से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो कोई अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको नून लीग ने भी ऑफर की कि यार ये गाना बना दें, PTI ने नून भी, लीग पीपल्स वाले पार्टी ने? अल्हम्दुलिल्लाह म्यूज़िक की तरफ नहीं आते, वो आज तक कभी उन्होंने मुझे कोई कभी नहीं ऐसे इनवाइट किया, कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी वाले लोग करते रहते हैं, और अगरचे मैंने अपनी आवाज़ में मैंने प्रोड्यूस किया उनके लिए कुछ गाने, लेकिन कोई और सिंगर गा देता है वो। लेकिन मैं किसी के सियासी इज्तिमा में नहीं जाता हूँ, जैसे PTI के इज्तिमा में बहुत सिंगर्स जाते हैं, मैं किसी के भी इनमें नहीं जाता। तो फिर दोस्त माइंड भी कर जाते हैं, वो समझते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ है, जो भी है, तो वो भी चलता रहता है। बीइंग अ पाकिस्तानी, देखें बेशक मैं होस्ट हूँ, एंकर हूँ, आप ये हैं, जर्नलिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, हर कोई पाकिस्तानी है, हर किसी ने अपने हक के राय दही इस्तेमाल करना है, वोट करना है। एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होना कितना ज़रूरी है, और आपके ख्याल में ये जो अभी चल रहा है सारा मामला ओवरऑल, हम नहीं बात करते कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये सिस्टम में आसानी या सिस्टम में बेहतरी का हल क्या लगता है आपको? हल तो एक ही है, ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाएं, चली जाएं, ना आएँ, ये हम में से ही हैं। इनमें से भी ज़्यादातर 2 नंबर और करप्ट लोग ही हैं, जो कि एक फैक्ट है यार। कोई भी पार्टी ले आओ, इर्द गिर्द सब लोग खा रहे होते हैं, कमीशनिंग चीज़ें चल रही होती हैं, बड़े मिस्टर फिक्सर्स बीच में होते हैं जो प्रोजेक्ट्स वगैरह दिला रहे होते हैं, ये वो चल रहा होता है, टेंडर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। एक ही हल है, और वो जमात इस्लामी वाली बात नहीं करूँगा, वो एक ही हल है, और वो हल है जज़ा और सज़ा का निज़ाम जब तक आप लागू नहीं करेंगे, जब तक लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक लोगों को जज़ा नहीं मिलेगी, जब तक इंसाफ का एक निज़ाम नहीं राइज होगा, जब तक आपकी अदालतें 140th नंबर के ऊपर आपकी अदालतें घूम रही होंगी, जब तक आपका अदालती निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम टॉप 10 में नहीं आएगा, देयर इज़ नो होप। ये जितने मर्ज़ी ये सारे मंकीज़ आते रहें जाते रहें, कभी आ जाएगा, कभी कल कोई और आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अपना अदालती निज़ाम, अपना जज़ा सज़ा का निज़ाम आपको ठीक करना पड़ेगा। ओनली देन आप लोग बनाना रिपब्लिक नहीं रहोगे और आप लोग एक अच्छी कंट्री बनोगे। मेरी तो ये कंसिडर्ड ओपिनियन है। अब जो मर्ज़ी तमाशे कर लें, जिस मर्ज़ी पार्टी को उठा के ले आओ, जो मर्ज़ी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सब इनकलाब की इब्तिदा हमारी ज़ात से शुरू होगी। बिल्कुल। और जब तक हम खुद बेहतर नहीं होंगे तब तक आई मीन ये इट्स पॉइंटलेस। और सारे दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ सब ख़राब कर दियाँ आपने।
और ये आपकी पॉलिटिकल आपकी जो है, आपने क्या वर्ड यूज़ किया था, आपकी ओपिनियन होना बहुत अच्छी बात है, ये दुनिया भर में है। लेकिन आजकल चूँकि पॉपुलिज्म चल रही है, और यूएस में भी देख लो, इंडिया में भी देख लो, हर जगह पाकिस्तान में भी देख लो, तो लोगों की बर्दाश्त कम हो गई है, टॉलरेंस रही नहीं है। तो लोग कहते हैं अगर तुम जो हम कह रहे हैं उससे नहीं मानोगे, बस तुम हमारे दुश्मन हो, तो आइदर यू विद अस और अगेंस्ट अस। तो जब ये चल रहा होगा, फाखिर भाई आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इस पर मैं ज़रूर चाहूँगा बात करना। आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का ज़्यादा ज़माना है, इंसान अपनी वीडियो लगाता है, पिक्चर लगाता है, कोई रील लगाता है, एक कमेंट आता है फेक, एक कमेंट आता है ये है, कोई नेगेटिव कमेंट। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में। तो इस ट्रोलिंग को आपने सामना हुआ आपका, क्योंकि आपने तो मुख्तलिफ दौर भी देखे हैं, तो इसको कैसे फेस किया? मुझे वैसे मेरे किसी गाने वाने के ऊपर लोग मेरी क्लास ले लेते हैं, लोग बुरा भला कह देते हैं कि कितना अगली है, कितना बुड्ढा है, ये है वो, ऐसी बातें लोग कर देते हैं, तो दैट्स ओके। लेकिन हाउ डू यू टैकल इट? लेकिन यार आई डोंट रिस्पॉन्ड टू इट। लेकिन पॉलिटिकल तो मैं चीज़ें करता नहीं हूँ उसके ऊपर, आई डोंट, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के ग्रुप में अगर कहीं पे कमेंट दे दूँ तो वो एक पीछे लग जाता है, कोई एक और कर दूँ तो एक और पीछे लग जाता है, तो बेहतर है। और स्पेशली लेकिन जिन दिनों में हालात गड़बड़ हों तो हर पार्टी के लोग सुपर एक्साइटेड, सुपर चार्ज्ड, सुपर हाइपर, सुपर इमोशनल हुए होते हैं। उन दिनों में व्हाट्सएप ग्रुपों में इधर उधर कमेंट लिखना बंद कर देना चाहिए। ये बड़ा अच्छा आपने सही ओपिनियन दिया। आप देखें नहीं, फाखिर भाई मैं अब क्योंकि लोग ऐसे वो तख्ते तवे के ऊपर लोग हैं लेकिन मैं पॉलिटिकल से अब हट के, मैं एक आम जिंदगी में आम बंदा कुछ करता है, लेकिन हम अक्सर सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, म्यूजिशियन से बात होती है, क्रिकेटर्स से, अभी लाला से हमारी बात हुई थी, कोई ना कोई ऐसे ये नेगेटिविटी कमेंट्स में कब जन्म लिया, कब हम अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए? हम नहीं हुए, पूरी दुनिया हुई है। और दूसरी बात ये कि आई थिंक काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ख़ुद भी ज़रूरत पड़ती है कि वो ख़बरों में ज़िंदा रहें, तो वो कंट्रोवर्शियल फुलझड़ी छोड़ भी देते हैं। अक्सर मेरे दोस्त करते हैं ये काम, वो कहते हैं कि ऑल पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। तो मैं चूँकि थोड़ा शांत टाइप बंदा हूँ तो मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे वैसे भी काफ़ी कम हूँ। लेकिन इस सब का आपके पास मेंटल हेल्थ, आपने अपना भी ज़रा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करो, मेंटल हेल्थ तुम्हारी फारिग हो जाएगी। और क्यों आजकल की जनरेशन या ओवरऑल हम आजकल यंगस्टर्स में देख रहे हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर स्ट्रेस्ड। यार मेरा बेटा है, वो 24 घंटे की यहाँ गेमिंग करता है, या अब उसकी हमने स्नैपचैट वगैरह डिलीट ही कर दी है, क्योंकि वो हर वक्त इन चक्करों में लगा रहता है। ना वो कोई एक्सरसाइज करता है, ना वो कोई वॉक करता है, ना कोई वो स्पोर्ट करता है। वो 24 घंटे वो, उसके दोस्त ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में हैं, तो वो कोई बैठ के उनसे बात भी कर रहा होता है, खेल रहे होते हैं घंटों घंटों। डिवाइसेस और फ़ोन्स और ये चीज़ें, दिस इज़ वेरी अनहेल्दी। अब क्या कर सकते हैं, ज़माना चेंज हो गया तो हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, लेकिन इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी। एंड लोग बिल्कुल कुछ क्रेजी हो चुके हैं यार। फाखिर भाई, ख्वाब देखना और ख्वाब को मुकम्मल तकमील होता हुआ देखना, मैनिफेस्टेशन जिसको हम कहते हैं, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा? यार ख्वाब देखने चाहिए। अच्छा, मैं इतना एम्बिशियस आदमी नहीं हूँ, मैं कभी भी ख्वाब देख के तकमील वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता, और जब तकमील हो भी जाती है तो मुझे रजिस्टर नहीं होता कि तकमील हो गई है। जब मुझे लगा कि मैं मशहूर हो गया हूँ तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं मशहूर हो गया हूँ, बिकॉज आई नेवर केयर्ड, आई नेवर रियली हैड एम्बिशंस। मैं तो सिर्फ म्यूज़िक की धुन थी, मशहूर होना या पैसे कमाना वाज नॉट द मत माई नज़र। तो पैसे भी आ गए, मशहूर भी हो गए, लेकिन कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ। फिर मशहूर होने के बाद ऐसा ऐसा लिव इन में भी जाने शुरू हो गए, तो तब एहसास हुआ कि हाँ यार, मैं तो एक ज़माने में शायद मशहूर भी हो गया था, कामयाबी भी हो गई थी। अब जब मेरे गाने लोग कहीं लगाते हैं और मिलियन उसके ऊपर कमेंट्स आ जाते हैं और चीज़ें होती हैं मेरे पुराने गानों के ऊपर, तो तब एहसास होता है। लेकिन मैंने इन चीज़ों को कभी इतनी लिफ्ट नहीं कराई थी, ना कभी मशहूर होने का शौक़ था, ना कभी गैर मारूफ होने का डर था, इसलिए ना मुझे कोई ड्रग्स का सहारा लेना पड़ा, ना लेना पड़ता है। तो मैं तो इन चीज़ों को बहुत आराम से वो लेता हूँ। मुझे बहुत पहले माँ बाप ने एक बात सिखाई थी कि ये हम रहते हैं पाकिस्तान में, हॉलीवुड नहीं है, तो यहाँ पे तुम मशहूर भी हो जाओगे, पैसे भी आ जाएंगे, ये भी हो जाएगा, इसको अपने सर पे नहीं चढ़ा देना। वाह, बड़ी ज़बरदस्त। तो वो बात मैंने पल्ले से बांध ली थी, इसलिए आई नेवर केयर्ड कि आप मशहूर हों ना हो, हिट हों फ्लॉप हों, आपकी ज़िंदगी वैसे ही चलती जाती है, इसलिए आई नेवर रियली केयर्ड। ये शोशा वगैरह और ये वो, आई नेवर रियली डन दैट। मैं लैंड क्रूज़र भी चलाता हूँ और मैं छोटी ऑल्टो भी के अंदर भी बैठ जाता हूँ, आई डोंट रियली केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इतना आसान है ये बहुत आसान है। ये आपकी उस पीक पे जाना और फिर पीक को आप अपनी मेंटल करना। आप मेंटली अगर स्ट्रांग हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर मैं कह रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है लोगों के कमेंट्स हैं, जो ट्रोलिंग आप कह रहे हो, अगर मैं फेस करूँगा तो ज़ाहिर है मुझे बुरा लगेगा, लेकिन एक ज़माने में लगा, बट देन आई थॉट व्हाट द हेल, हु केयर्स।
कोई बोल रहा है तो बोलने दो। लेकिन यकीन करें आपकी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी अगर आप कंटेंटमेंट रखोगे अपने दिल में, और आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आप 50 रुपए की चाय वाले ढाबे के अंदर बैठ के, जो कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, आई डू दैट ऑल द टाइम, एंड अच्छी से अच्छी जगह पे भी खाना खाता हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल कर लेता हूँ, मैं पिछली 50वीं रो में इकॉनमी के अंदर भी बैठ के ट्रैवल कर लेता हूँ। आपको अडेप्टेबल होना चाहिए, और आप रह रहे हो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, एंड वो यहाँ पे आपको लोग ऐसे तंग नहीं करते हैं। बहुत प्यारे लोग हैं पाकिस्तानी, आपको वो हर जगह पे कंफर्ट दे देते हैं। आपने जो इतनी प्यारी बात की, एक और दूसरी बात फ़ाखिर भाई, आपने ये आज मैं जब ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपने वाइटल साइंस के बाद आप दोनों था, आवाज़ बैंड था, ए जवाना, और उस दौर में वो एक जज्बा हुब्बुल वतनी नेक्स्ट जनरेशन में डालना, और फिर आपके जितने नेशनल सॉन्ग्स, उसके बाद फिर नेशनल सॉन्ग्स उस तरह आने बंद हो गए। इस पर भी मैं आपकी कमेंट चाहूँगा, वो दौर और फिर तेरे बिना दिल न लगे तो आज तक चलता है, और ए जवां रिवाज था उस ज़माने में कि एक नेशनल सॉन्ग निकालोगे, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, और होता था ये। उस ज़माने में रिवाज था, डिक्टेटरशिप नई नई ख़त्म हुई थी, चूँकि उन गानों में रियासत भी इस्तेमाल करती मोटिवेशन होती थी। हाँ, लेकिन अब रिवाज चला गया है, क्योंकि इसमें ये भी वजह है कि बहुत सारे गानों में जो वादे किए गए थे वो वफा नहीं हुए। मुल्क बजाय और ऊपर जाने के थोड़ा हमें सेटबैक्स होते रहे, तो लोगों को उनमें प्रोमिसेस अपने जो हैं वो अब लगता है कि वो जैसे झूठ थे, तो इसलिए वो रिवाज भी कम हो गया, वो गाने लोगों ने सुनने। लेकिन अभी भी क्रिकेट मैच वगैरह जब आता है तो चलता है। अभी मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे 2-3 गाने चल रहे थे जब ये लास्ट इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है, तो ज़ाहिर पाकिस्तानियों ने कोई अपनी एक लिस्ट दी होगी जब पाकिस्तान के मैचेस चलते थे, तो उसमें मेरे 2-3 गाने भी चलते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। यूज्ड टू फील टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। लेकिन मुझे लगता है कि नई नस्ल अब रिलेट नहीं कर पा रही है उन खुशनुमा बातों से जो हमने उन गानों में की थी। तो ये भी एक रियलिटी टच है, एक रियलाइजेशन है कि हमें हकीकत पसंद बातें करनी चाहिए। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि दोबारा अब टाइम आ गया है कि वो रिवायती जो गाने थे वो दोबारा ज़िंदा किए जाएं, एंड वो एक अच्छी है, कोशिश करनी चाहिए। अब तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के गाने ज़्यादा मशहूर होते हैं, तो और ये बदकिस्मती है कि नहीं, वो भी ठीक है, हर एक नेशनल अपना सॉन्ग्स की जो एक वेटेज थी वो शायद आज उस तरह नज़र नहीं आती। फ़ाखिर भाई, आपकी ज़िंदगी के 3 फेजेस हैं। एक, इंस्पिरेशन तब कौन था जब आप बैंड शुरू कर रहे थे, और फिर अचानक 2000 आता है, मसले मसाइल होते हैं, फिर उसमें किस सोलो म्यूजिशियन को इंस्पिरेशन बनाया कि यार इसको फॉलो, कहीं ना कहीं आपकी फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं किसी से, वो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी रही कि बैंड मेंबर से जिसमें आप काइंड ऑफ पीछे थे और फिर लीड करना और फिर प्रूव करना कि मैंने कर दिखाया? यार मैं क्या बताऊं यार, मेरी कोई ख़ास इंस्पिरेशन नहीं थी। आपको मैंने बताया कि मैं कोई इतना एम्बिशियस आदमी नहीं हूँ, और जो होता है ना कि कट थ्रोट, वो वाला एम्बिशियस मैं नहीं हूँ कि जाके लोगों से compete करूँ, ये करूँ, वो करूँ। I've never been that kind of person. मैं बहुत sedated, laid back। अपने आप से भी रेस नहीं, मैं laid back, sedated और हाइपर ज़रूर था in my younger days, लेकिन काम के वक्त कि अगर कोई डेडलाइंस हैं ये वो, लेकिन मैं एक बहुत ही laid back, chilled टाइप मेरी तबीयत है। और एम्बिशियस तो मैं बिल्कुल भी नहीं था, कभी भी नहीं था। अल्लाह ने जो भी करम नवाजी की बस वो खुद ब खुद हो गई। लेकिन मैंने कभी वो नहीं किया था कि मैं ये करूँ, इतना पैसा बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। नो, नेवर लाइक दैट। काम के अंदर हाइपर होना वो एक अलग बात है। हाँ, यार जब मेरा बैंड डिसबैंड हुआ था तो उसके बाद बस फिर मेरा ये था कि मैं भी अब कुछ करूँ। फिर हारून ने अपनी एल्बम भी रिलीज़ कर दी थी। उन्होंने टाइम सबैटिकल लिया यार कि आवाज़ से मुझे टाइम ऑफ चाहिए, तो पता चला कि उनकी एल्बम सोलो आ गई। फिर वो बस मैंने भी फ़ौरन जल्दी परसूड़ी पड़ गई मुझे, मैंने फ़ौरन दिल ना लगे रिलीज़ किया। 2-4 दिन बैठा और जल्दी से मैंने गाना निकाल दिया कि यार मैं भी कुछ करूँ। कौन था आपका सपोर्ट सिस्टम? मेरा सपोर्ट सिस्टम कोई भी नहीं था। मेरा सपोर्ट सिस्टम वाज माय फैमिली, दैट्स इट। तो वो मैंने जल्दी से किया एक गाना। फिर उसके बाद सपोर्ट सिस्टम, हाँ दोस्त यार कुछ लोग थे जिनके साथ जो मुझे सलाह देते थे, मशवरा देते थे, वो तो था एक सपोर्ट सिस्टम। फिर दिलरुबा तो माके वाला गाना हो गया। फिर एक और गाना मैंने एक ड्रामा सीरियल थी कभी कभी प्यार में, हुमायूं सईद थे हाँ, उसमें, तो अदनान सिद्दीकी, वो एक गाना मैंने बनाया महानूर उनके लिए। बलोच। ये 3 गाने जो मेरे चले, वो टीवी पे ड्रामा चलता रहा, दिल ना लगे,
मैं चला गया स्पॉन्सरशिप के लिए, तो वहाँ पे भट्ट साहब थे, खावर भट्ट साहब, अब वो रिटायर हो गए हैं, अब उनकी फैमिली रन करती है। तो वो उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया। तो दिल ना लगे बन गया। कभी कभी प्यार में ड्रामे का था, वहाँ से बन गया। और उसमें बड़ी ज़बरदस्त कास्ट थी जो आज के सुपरस्टार्स हैं अभी तक। और फिर उसके बाद खालिद सदफ़, ज़बरदस्त उन्होंने, सदफ़ जो म्यूज़िक बड़ा उनकी खिदमत है पाकिस्तान के म्यूज़िक के लिए। तो इन 3 गानों के बाद मेरी वो एक ब्रांड एक्विटी मेरी बिल्डअप हो गई। तो वो आ गए मेरे पास कि जी एल्बम दो हमें। जितना टारगेट किया था उतने पैसे कमाए या उससे ज़्यादा आ गए? नहीं, मैंने तो टारगेट किया ही कुछ नहीं था। तो वो जो आ गए बस वो आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने एल्बम मेरे से ले ली, मैंने उनको एल्बम दे दी, फिर वो ज़बरदस्त हो गया। फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड जाके बैठ के एल्बम रिलीज से पहले वहाँ पे ओरिएंटल स्टार के अयूब साहब थे, उन्होंने मेरी वो एल्बम उन्होंने भी ले ली एंड आई रिलीज दैट एल्बम। और उसके 1-2 महीने के बाद मैं इंग्लैंड का टूर कर रहा था और ज़बरदस्त, एवरीथिंग वाज ग्रेट। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने बड़ा ज़बरदस्त कामनेस के साथ, सिर्फ कामनेस के साथ काम पे तवज्जो दी और काम किया। यार क्योंकि मेरी ठरक जो थी हमेशा से वो थी बचपन से कि मैं सिंथेसाइजर्स लेता था अच्छे। और इस्लामाबाद का पुरसकून माहौल, और मैं कभी यामाहा DX7 ले रहा हूँ, कभी DX21 ले रहा हूँ, कभी मैं जूनो 106 रोलैंड का ले रहा हूँ, कभी कॉर्ग ले रहा हूँ, कभी कुछ ले रहा हूँ। मेरी ये ठरक थी। 2-3 मैंने मैगज़ीन सब्सक्राइब किए हुए थे। एक था कीबोर्ड मैगज़ीन, एक था इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिशियन, और एक और पता नहीं कौन सा था, एक था EQ गालिबन। तो ये 3 मेरे मैगज़ीन थे जो कि महीने की 10-15 तारीख तक मुझे मिलते थे। और मैं एवरी फ्यू मंथ्स वो कीबोर्ड कोई नया एक ख़रीदता था। पुराना कराची में मार्केट थी, लोग यहाँ से आते थे इस्लामाबाद आके मेरे से लेके चले जाते थे एंड आई इवन यूज्ड टू मेक मनी ऑन दैट। तो मैं वो सिंथेसिस करता था, मैं साउंड्स बनाता था, अटैक, डीके, ये सस्टेन, रेजोनेंस, ADSR, बेसिक जो सिंथेसिस का फॉर्मूला था वो मैं किया करता। तो मेरी ठरक थी साउंड्स क्रिएट करना, फिर धुनें बनाना, कीबोर्ड बजाना। तो मेरी ठरक थी सिर्फ म्यूज़िक बनाना। फिर उसके बाद गाने की तरफ चला गया। मेरा 4 ट्रैक रिकॉर्डर था फॉस्टेक्स का मेरे पास, उसमें बाउंस करके मैं 8 ट्रैक तक उसको ले जाता था। सो आई यूज्ड टू डू माई रिकॉर्डिंग्स एंड व्हेन आई वाज इन स्कूल, उस ज़माने में आई यूज्ड टू चार्ज देम $300, और मैं स्कूल में था उस वक्त, डोंट फॉरगेट। डॉलर का रेट क्या था? 18-20 रुपये, 22-21 रुपये था। $300 के बराबर मैंने जान के डॉलर्स में कन्वर्ट किया। मैं 6-8 हज़ार रुपये उनसे लेता था। एंड दिस इज़ लेट 80s, ओके, लेट 80s, मैं स्कूल में था। तो मैं उनके लिए जिंगल्स बनाता था एंड आई यूज्ड टू मेक दैट मनी घर बैठे। आई मीन, कैन यू बिलीव इट, लोगों की सैलरी से ज़्यादा मैं पैसे एक झटके में एक दिन में बना लेता था, एम ही। सो ये म्यूज़िक का शौक़ था मुझे। तो फिर मैं वो इन्वेस्ट करता था, आई यूज्ड टू बाय मोर एंड बिगर। तो मैं सिर्फ, मेरा शौक़ था म्यूज़िक बनाना, गाने बनाना। आगे अगर वो मकबूल हो गए या चल गया कुछ, तो वो फिर अल्लाह की करम नवाज़ी। अच्छा, म्यूज़िक की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैंने आपको एक कुछ जर्नी दिया है कि कैसे। अच्छा, मेरे घर के सामने F7 में बुक फेयर होती थी, वहाँ से मैंने टीच योर सेल्फ बुक्स खरीदी बहुत सारी। टीच योर सेल्फ पियानो, टीच योर सेल्फ हाउ टू सेट अप अ स्टूडियो, टीच योर सेल्फ दिस दैट द अदर। एंड विदाउट, देयर वाज नो यूट्यूब, देयर वाज हार्डली एनी इंटरनेट। तो वो बुक्स ख़रीद के तो मैंने खुद ही टीच योर सेल्फ, मैंने अपना मीडी स्टूडियो अपने घर के ऊपर एक कमरे में F7-1 में मैंने खुद ही वो बना लिया। तो ये खुद ही करना होता था यार। और म्यूज़िक की एक ये इंटरेस्टिंग बात है कि फ़ाखिर भाई के म्यूज़िक और फैंस पर उसका इम्पैक्ट वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फ़ाखिर भाई की अपनी एक माइंडसेट है। लेकिन जिस तरह मंत्रा आपका एक सॉन्ग है, बल्कि एक शिकवा भी है, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने वो गाना नहीं सुना होगा। फिर जो चाहे कर जाएगा, वरना घुट के मर जाएगा, इस मिट्टी में वो सब कुछ है। यानी उसमें इतनी मोटिवेशन है उस गाने में, मंत्रा एल्बम का है। उसको रीडू करना चाहिए, वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज भी मैं जब वर्कआउट कर रहा होता हूँ जिम में, तो मैं वो गाना सुनता हूँ और आपने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की। क्यों नहीं उसकी वीडियो, इट्स नॉट इवन अ फास्ट। हाँ, लेकिन वो इसमें इतनी मोटिवेशन है। और मैं बार बार आपसे मोटिवेशन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिए हुए नेशनल सॉन्ग्स ने हमें मोटिवेट किया, आपके दिए हुए मोटिवेशनल सॉन्ग्स ने हमें मोटिवेट किया। तो वो आपने उसकी भी कोई कहानी बताएं। वो कलाम मुन्नू भाई का था और वो फिर आपने उसको बनाया। और यार शुएब एंड सलीमा हाशमी की फैमिली के अदील हाशमी हैं। जी जी, तो 50-50 हाँ जी, एक ज़माने में वो काफ़ी मेरे अच्छे दोस्त थे, अब फिर रब्ता कम होता है। तो मैं लाहौर गया, स्पेशली आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मुन्नू भाई, और उनसे परमिशन ली मैंने। और फिर मैंने मुन्नू भाई के इस कलाम को चेंज किया। वो था की होया।
तो मैंने उसको चेंज करके क्या हुआ करके उर्दू करके, तो मैंने उसको फिर आगे ख़ुद लिखवा के तो प्रॉपर मैं आगे लेके गया उसको। एंड मुझे बड़ा उसने मोटिवेट किया था कि क्या है तकदीर अपनी एक नाकामियाँ, जंजीर। अपनी नाकामियों का ब्लेम दूसरों पे मत डालो, तुम खुद ज़िम्मेदार हो जिस सिचुएशन में तुम हो। या तुम्हारी नालायकी तुम्हें डुबोती है, या तुम्हारा बुरा एटीट्यूड तुम्हें डुबोता है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो तुम आगे जाओगे। अगर तुम मेहनत करते रहोगे और दूसरों पे ब्लेम नहीं डालोगे, यार ये तो लोड शेडिंग थी तो ऐसे नहीं हुआ, या मेरा बाप तो अमीर नहीं था तो इसलिए मैं आगे नहीं जा सका, तुम अपना रास्ता खुद बनाओगे। स्टॉप ब्लेमिंग द वर्ल्ड, स्टॉप ब्लेमिंग योर फैमिली, स्टॉप ब्लेमिंग योर एनवायरनमेंट। तुम अपनी कामयाबियों नाकामियों के जिम्मेदार खुद हो, आइदर विद योर एटीट्यूड और विद योर लैक ऑफ इंटेंट। उसका एक वो बोल है कि प्यारे अगर कुछ पाना है तुझे तो कश्तियाँ भी जला दे। तो आई एम श्योर जब तक आप तक ये पॉडकास्ट पहुंचेगा, आप लोगों ने ज़रूर वो सर्च करना गाना, उससे आपको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। उसके कलाम, उसकी शायरी और उसका म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त था। अब आ जाते हैं यूट्यूब पे। फिर अब आप जब दोबारा सर्च करते हैं अकेले बैठ के फ़ाखिर महमूद, पुराने सॉन्ग्स, कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी जिसमें मिलियंस में व्यूज़ होंगे लेकिन आपको कोई उसके पैसे नहीं आते होंगे, तो वो थोड़ा दुख नहीं होता कि यार कौन कमा रहा है इससे पैसे? हाँ, पता नहीं कौन कमा रहा है, आई डोंट नो। एंड मैंने बीच में रिसेंटली एक कंपनी भी हायर की, आई डोंट नो उनका भी क्या बना। बीच में लोग गायब हो जाते हैं, लोग आ जाते हैं, समझ नहीं आती। तो आपको जब कोई कवर सॉन्ग्स बनाता है, फ़ाखिर के पुराने गाने जब कोई उसको रीडू कर रहा है या दोबारा गा रहा है, वो म्यूजिशियन की क्या फीलिंग होती है? अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है यार। वो आपका गाना ज़ाहिर इस काबिल था तो कोई दोबारा कर रहा है, तो या इट मेक्स यू फील गुड। ज़बरदस्त। अब हम आ जाते हैं कोक स्टूडियो पे। आफरी आफरी 8 साल पहले एक कोक स्टूडियो का सॉन्ग आता है। आज तो कोक स्टूडियो के ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स बहुत हैं, व्यूज़ सब पे मिलियंस में आ जाते हैं। 8 साल पहले एक सॉन्ग आता है, उसके 543 मिलियन व्यूज़ इस वक्त हैं, और जब तक ये पॉडकास्ट ऑन एयर होगा तब तक उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। उसमें आपने कंपोजिशन भी की थी, कंपोज भी किया था, कुछ एडिशनल मैंने चीज़ें की म्यूज़िक थी? रीप्रोड्यूस किया था। ये ओरिजिनली कवाली थी, बिल्कुल ऐसे। इसका मैंने अनप्लग कर दिया था, अनपॉप रॉक कर दिया था। वो कैसे आप तक पहुंचा? मुझे 5 गाने करने थे, उनमें से एक ये था। मैंने फरमाइश की मुझे ये करना है, आफरी आफरी। तो उन लोगों ने जी परमिशन ली। जावेद अख्तर साहब के ओरिजिनल लिरिक्स थे, तो मैंने खुर्रम खलिश से एडिशनल लिरिक्स लिखवाए, एक एडिशनल धुन बनाई जो मोमिना मुस्तहसन से गवाई, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आपने गाना सुना है, आपने देखा है। ज़बरदस्त। कोक स्टूडियो रुहेल हयात ने भी प्रोड्यूस किया, स्ट्रिंग्स ने भी किया, जुल्फ़ी अब कर रहे हैं। आपके ख्याल में किसने कोक स्टूडियो का जो अब वो ब्रांड बन गया है, किसने सबसे बेहतर जस्टिफाई किया? या स्ट्रिंग्स के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत रुहेल अच्छा, हयात वेरी नाइस। स्ट्रिंग्स के साथ भी बहुत अच्छा था। लेकिन आई थिंक चूँकि ओरिजिनल जो थी ये जीनियस वो रुहेल की थी, और वो टेक्निकली बहुत अहेड ऑफ टाइम था कोक स्टूडियो ज़माने का। तो अगरचे जुल्फ़ी, स्ट्रिंग्स एंड रुहेल तीनों ने कमाल काम किया है, लेकिन रुहेल जो है ही इज़ द ओरिजिनल। और वो लेगेसी Creator। जुल्फ़ी सही लेकर चल बहुत रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छा काम किया है जुल्फ़ी ने। आज से कुछ साल पहले मुझ समेत 4 लोगों को पूरे का पूरा कोक स्टूडियो ऑफ़र हुआ था। अच्छा। लेकिन किसी वजह से मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए थे जो कि इवेंचुअली मैंने देखा फॉलो हुए हैं। जिससे मैंने उनको कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक आप लोग नहीं कर रहे हो, ज़रूर करो। और इलेक्ट्रॉनिक और EDM का मैंने उनको मेल्स जो लिखी थी उनमें मैंने मेंशन किया था कि ये करें, एंड दे डिड इनकॉर्पोरेट, एंड जुल्फ़ी इज़ डन अ टेरिफिक जॉब एज़ वेल। बहुत अच्छा है कोक स्टूडियो, अभी भी बहुत अच्छा है, एंड आई एम श्योर आगे भी अच्छा होगा। आज किसका म्यूज़िक सुनते हैं नए यंगस्टर्स में? यार नया म्यूज़िक जो है उसमें रैप बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ रैप। तो प्लेलिस्ट में अभी किसको सुनते हैं? यार मैं ज़्यादा गोरा म्यूज़िक सुनता हूँ। अब अजीब बात है, गोरा म्यूज़िक ज़्यादा सुनता हूँ, लेकिन पीपल लाइक सज्जाद अली एंड आतिफ और ये इनका मैं म्यूज़िक अभी भी सुनता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनल फेवरेट्स हैं ये लोग सारे मेरे। उस दौर का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन था? जब वो दौर था जब आप लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स भी उस वक्त बहुत अब्रार और जवाद, शहजाद रॉय वगैरह ये सारे। और अब्रार और जवाद की लेजेंडरी फाइट्स तो मुझे याद हैं। कई बार ऐसे होता था मैं बीच में बैठा हूँ, इधर अब्रार है इधर जवाद है, हम लैंड किए बर्मिंघम में या लंदन में या मैनचेस्टर में, और उन दोनों की झड़प शुरू हो जाती थी। क्यों? बस उनका था, अब वो गूगल कर लो कि क्यों था, उनका था। तो आप क्या करते थे? चुप हो जाते थे या कहते थे भाई? मैं रेफरी बनता था थोड़ी देर, फिर मैं कहता था कि छोड़ो जो हो रहा है होने दो। ज़बरदस्त। फ़ाखिर भाई, आखिर में आपसे कुछ ना सुने तो ये मेरे साथ भी और जो सुन रहे हैं उनके साथ बड़ा
ज़्यादती होगी, तो प्लीज़ आप कुछ सुना दें और हम आपको सुनना चाहेंगे जो आपके ज़हन में। क्या सुनेंगे जनाब? मैं तो चाहूँगा आज आप पूरी मंत्रा की एल्बम सुना दें, लेकिन जो आपको मंत्रा में से एक गाना है जो कि आजकल काफ़ी वायरल चल रहा है। अच्छा सुना। हाँ, तो वो आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। काश हम जुदा ना होते, कभी अलविदा ना कहते, चाहा नहीं था फिर भी पड़ा हमको जाना, तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, हम पास हो या ना हो, हमें प्यार से बुलाना, तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, हम पास हो या ना हो, हमें प्यार से बुलाना। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाखिर, और माशाल्लाह आज आपने वो एक कहते हैं ना कि एक ड्रीम कम ट्रू हुआ है कि आपके साथ बैठ के एज अ फैन आपसे मैंने बात एंड आई की वाज है सो एक्साइटेड कि मैं तेज कर रहा था ताकि कम टाइम में ज़्यादा बातें आप तक शेयर कर और लूँ। बहुत अच्छा लगा, और आपने ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया है, पाकिस्तान की आप शान है, Thank you, और भाई। जो आपकी खिदमात हैं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, और अभी कुछ अर्सा पहले आपको सितारे इम्तियाज़ मिला Thank you. आसिफ अली जरदारी की तरफ से। आप इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच फ़ाखिर भाई। वेरी काइंड Thank you. बशर, गॉड और ब्लेस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you. जियो पॉडकास्ट देखने का बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में किसी नए सेलिब्रिटी, किसी नए एक्टर, क्रिकेटर के साथ उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल। आजकल क्या कर रहे हैं? गनी ग्रास की डोमेस्टिक की टीम है, मैं उनकी टीम का डायरेक्टर हूँ। उमर और आप में इतना डिफरेंस कैसे? उम्र की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सामने आती हैं। आपके दौर में तो टसल चल रही है कामरान अकमल की, ईशांत शर्मा से लग रही है। ईशान के साथ जो बात थी उसने वो गाली दी थी। आपकी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन रहा? इमरान खान, वसीम अकरम, मिसबाहुल हक, इंजमामुल हक? इमरान खान का कोई मैच ही नहीं है। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना खेलना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हुआ या नहीं हुआ? तो हम क्या आईपीएल की वजह से इससे पहले क्रिकेट जीत रहे थे? 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं। अलमिया ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का, यहाँ पे डोमेस्टिक का मैच है। लाहौर में चेयरमैन साहब अपने साथ प्लेयरों को खड़े करके वीडियो बना रहे हैं, स्टेडियम का विजिट करवा रहे हैं।